यह एक जीवन उपयोगी कला है जिससे हम अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। इसके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लोगों की छोटी बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हैं, अनेक गोपनीय जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य बतला सकते हैं। आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्यारे मित्रों। आजकल हम बात कर रहे हैं सम्मोहन विज्ञान पर और इस श्रृंखला की पिछली कड़ियां उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख ली होगी। आज बात करते हैं अगली कड़ी पर। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि आगे बढ़े, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधित, अध्यात्म संबंधित बहुत सारी जानकारियां और सुंदर सुंदर भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पढ़ते हैं आगे। मित्रों, सम्मोहन सीखने वालों के लिए सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि जो सम्मोहन है उसका मनुष्यों पर या अन्य जीवों पर या निर्जीव वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी संपूर्ण क्रिया क्या है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह कोई अलौकिक शक्ति या देवी वरदान नहीं है, बल्कि एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसे प्रत्येक व्यक्ति लगन से सीख सकता है। जिस प्रकार हम अन्य बातें सीखते हैं उसी प्रकार इसे भी सीख सकते हैं। आखिर इस क्रिया का कैसे और क्यों प्रभाव पड़ता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य का मन समस्त शक्तियों का उद्गम स्थल है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य ने अपने उसी मन के बल पर पानी पर चलना सीखा, हवा में उड़ना सीखा और चंद्रलोक तक पहुंच गया। आज आप सभ्यता या विज्ञान का जो भी रूप देख रहे हैं, यह सब मनुष्य के मन मस्तिष्क की ही देन है। मनुष्य की मानसिक शक्ति ब्रह्मांड के समान असीम है। मनुष्य को स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसकी मानसिक शक्ति किस सीमा तक विकसित हो सकती है। जीवन के दैनिक व्यवहार से यह प्रमाणित है कि प्रत्येक मनुष्य में एक चेतना छिपी होती है। प्रत्येक व्यक्ति ने इस चेतना का अनुभव भी कर रखा है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे कुछ बातों का पूर्वाभास भी हो जाता है कि उस दिन कुछ ऐसा होगा, या उस आदमी के साथ कुछ ऐसा होगा, या उस जगह पर कुछ ऐसा घटने वाला है। ये पूर्वाभास बहुत सारे लोगों को पहले ही हो जाते हैं और बाद में समय के साथ एक एक बात सच निकलती है। यह सब क्या है, ऐसा क्यों होता है? मनोवैज्ञानिकों के सामने प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार हमें कुछ बातों का पूर्वाभास हो जाता है तो सारी बातों का पूर्वाभास आखिर क्यों नहीं हो जाता। इस पर निरंतर अनुसंधान करने पर सम्मोहन मनुष्य के हाथ लग गया। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक यह भी मानने लगे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मन की शक्ति के द्वारा नहीं किया जा सके। इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मनुष्य की मानसिक शक्ति की तुलना में ज्यादा नहीं है। आणविक रूप से हमने संसार को दो खंडों में विभाजित कर रखा है, जीव, अजीव, चेतन और जड़। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये विभाजन है ये केवल मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार कर रखा है। सच्चाई तो ये है कि प्रकृति अपने मूल रूप में बिल्कुल अखंड है। वह सर्वत्र है तथा प्रत्येक वस्तु में है। कण कण में वो चेतना है जिसे कि लोग साधु संत भगवान, जिसे साधु संत ऋषि मुनि भगवान कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में चेतना है। प्रत्येक सजीव या चेतन में प्राण अवश्य होता है जो चेतन या सजीव को चलित रखता है। इस कारण वह सजीव या चेतन कहलाता है। प्रत्येक जड़ या अवचेतन में प्राण के स्थान पर आणविक क्रिया होती रहती है। चेतन की मानसिक शक्ति का प्रभाव जड़ या चेतन पर भी आणविक क्रिया के कारण होता है। विभिन्न मात्राओं से इन अजैव वस्तुओं को इन निर्जीव वस्तुओं में व्याप्त उत्तेजना एवं प्रतिक्रिया पर चेतन की मानसिक शक्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रत्येक तत्व, चाहे वो जड़ हो या फिर वो चेतन हो, चाहे उसमें प्राण हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक पर मानसिक शक्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व का संगठन आप सभी जानते हैं कि अणुओं से मिलकर होता है। अणुओं का संगठन ही उसके रूप, रंग, प्रभाव का निर्माण करता है। अणुओं के संगठन की विधि ही उसका नामकरण भी करती है। प्रत्येक जड़ या चेतन पर यह नियम समान रूप से लागू होता है। मनुष्य का ही एक छोटा सा उदाहरण ले लें। आदमी गोरा या काला क्यों होता है? वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि मेलानिन नामक द्रव्य इसका मुख्य कारण है। ठंडे वातावरण में यह द्रव्य अधिक बनता है और गर्म में यह कम बनता है, इसलिए वहां पर रंग अक्सर काला होता है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दी जाए कि अणु और परमाणु अलग अलग होते हैं। प्राय लोग इसे एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है।
अणु एक सूक्ष्म संगठन है, तत्व है। अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। अणु का ही सूक्ष्मतम भाग परमाणु कहलाता है। अंग्रेजी में इसे एटम कहा जाता है। प्रकृति का यह चमत्कार ही कि इस अणु का विभाजन एक महाशक्ति को जन्म देता है। प्रत्येक जड़ या चेतन इन अणुओं में उनमें छोटे आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही आकर्षण विकर्षण की क्रिया का संचालन करते हैं। मानसिक शक्ति के द्वारा इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। विज्ञान इस प्रभाव या आकर्षण को रासायनिक मैत्री या अंतर आकर्षण की संज्ञा देता है। मानसिक शक्ति के सशक्त आरोपण की यही आधारशिला है। इसी को हिप्नोटिज्म या मैग्नेटिज्म का नाम दिया गया है। हिप्नोटिज्म में जो क्रिया आप करते हैं उसके प्रभाव का यही आधार है। आप अपनी मनस शक्ति का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति के मन पर मनचाहा प्रभाव डाल सकते हैं। यही हिप्नोटिज्म है और यही मैग्नेटिज्म है। हिप्नोटिज्म की आधारशिला का सिद्धांत भी यही है। हिप्नोटिज्म इसी आधार पर कार्य करता है। न केवल चेतन वरन जड़ वस्तुओं पर भी प्रभाव दिखाया जा सकता है और जड़ वस्तुओं पर भी सम्मोहन किया जा सकता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है और भारतीय वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन ने इसे पूर्णतः प्रमाणित भी कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है, इनमें भी नर मादा होते हैं और उनका मिलन होता है। इसी प्रकार विज्ञान के प्रयोग इस बात को भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पौधों पर संगीत का प्रभाव पड़ता है, इससे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भारतीय वैज्ञानिक शिव प्रसाद कोष्ट इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि केले के पेड़ से टेलीविजन के एंटीना का काम लिया जा सकता है तथा साग सब्जियों में भी विद्युत होती है। बैंगन में वोल्टेज होता है। इस प्रकार जिस वस्तु को हम जड़ कहते हैं वह पूर्णतः प्राणवान है, क्योंकि उसमें आणविक क्रियाएं बराबर चल रही हैं, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है। अतः हम अपनी मानसिक शक्ति से उनको प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में जड़ चेतन में निरंतर एक दूसरे को सम्मोहित करने का कार्य प्रतिपल चल ही रहा है। आकर्षण और विकर्षण निरंतर जारी रहता है। जैसे उदाहरण के लिए सूरजमुखी के फूल का चेहरा निरंतर सूरज के साथ साथ घूमता है। कुमुदनी चांद को निहारा करती है। चंद्रमा की किरणें महाकाय सागर की लहरों को खींचती है। ये सम्मोहन नहीं तो और क्या है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। यह भी एक प्रकार का सम्मोहन है। एक ग्रह दूसरे ग्रह को खींचता है। नर मादा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब हिप्नोटिज्म ही है और मैग्नेटिज्म ही है और इसी से यह संसार चल रहा है। प्राणियों में यह घटना निरंतर चल रही है। हिप्नोटिज्म करके एक दूसरे का शिकार करते हैं प्राणी, ये हम भली भांति जानते हैं और इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। एक आग जंगल में जब कोई मानव भक्षी पशु किसी आदमी के सामने आ जाता है तो वह आदमी हड़बड़ाकर एकदम जड़ हो जाता है। हिंसक पशु की आंखों में गजब की सम्मोहन शक्ति होती है और जब वह प्राणी उसकी आंखों में झांकता है तो उसे लकवा मार जाता है। शेर की चमकती आंखें रात में दहकते अंगारों के समान लगती हैं और अपनी आंखों द्वारा जब वो अपने जीव की तरफ देखता है, अपने शिकार की तरफ देखता है, तो वो शिकार एकदम से सम्मोहित हो जाता है और तब सरलता से वो उसे अपना भोजन बना लेता है। आपने छिपकली को तो देखा ही होगा। जब कोई कीड़ा मकोड़ा छिपकली की आंखों की रेंज में आ जाता है तो वह उसे हिप्नोटाइज कर देती है और फिर लपक कर अपना शिकार बना लेती है, निगल जाती है। यद्यपि उसके और शिकार के मध्य काफी फासला होता है, फिर भी शिकार भाग नहीं पाता। शिकार जड़ हो जाता है। जीव जंतुओं की आंखों में इतनी चुंबकीय शक्ति होती है कि उसका इच्छित लक्ष्य जो उन्होंने टारगेट किया है भाग नहीं पाता। वे उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं, जैसे कि अजगर अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर देता है। उल्लू भी अपने शिकार को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हिप्नोटाइज कर देता है और जो इनके शिकार होते हैं उनको लकवा मार जाता है और वो जड़ हो जाते हैं। ये शक्ति सम्मोहन शक्ति ही है और इसे ही मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। जीव जंतुओं के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भी अपना प्रभाव दिखाती है। हथनी या शेरनी की गंध से मीलों दूर हाथी या शेर खींचा चलाता है। इसी प्रकार की एक विशेष गंध मानव शरीर से भी निकलती है। यह बात अलग है कि इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो कहने का भाव यह है कि सजीव वस्तुओं में ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं में भी आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत चलता रहता है। चुंबक लोहे को क्यों खींचता है? लोहा ही इससे जाकर क्यों चिपकता है? क्योंकि विद्युत की तरंगें उसमें प्रवाहित होती रहती हैं। ये विद्युत आवेश ही मैग्नेटिज्म है और यही हिप्नोटिज्म है। आप में जब भी इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार का विद्युत आवेश आ जाएगा तो आप स्वयं अन्य मानव शरीर को खींचने लगेंगे। यही मैग्नेटिज्म है। आपको अपने में विद्युत आवेश लाना है, जिसकी प्रारंभिक चरण आपको अभ्यास के रूप में बताया जा चुका है। ध्यान रखें, अभ्यास के द्वारा कोई भी व्यक्ति इसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। आपकी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो सकती है बशर्ते वह आपके मन की गहराई से निकली हो। आपने स्वयं अनेक बार अनुभव किया होगा कि इंसान की
इस प्रकार की इच्छाएं जो वास्तव में उसके मन की गहराई से उठी हों पूरी हो जाती हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? जैन मुनियों का संकल्प होता है कि जो वे प्रातः निश्चय करते हैं फिर उसे पूरा करने की चेष्टा करते हैं। वे प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। उनका यह कार्य भी एक प्रकार का सम्मोहन का ही अंग है। इन्हीं सब सिद्धांतों और व्यवहार के कारण सम्मोहन की नींव पड़ी और इस विद्या की यही कार्य प्रणाली है जो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसी कारण हिप्नोटिज्म एक कला है जिसमें लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं है। जब हम एक ही वस्तु को एक ही दिशा में लगातार देखते हैं तो हमें थकावट आ जाती है। थकावट से नींद बनती है और नींद के कारण चेतन मन सो जाया करता है। अवचेतन पर प्रयोगकर्ता का अपना नियंत्रण हो जाता है। इसके साथ एक सिद्धांत और है, दिखाई पड़ने वाली वस्तु जितनी चमकीली होगी निद्रा उतनी ही शीघ्र आएगी। चमकीली वस्तु पर निगाह पड़ते ही आदमी अगर अपलक उसे कुछ देर देखे तो वह सम्मोहन से आक्रांत हो जाता है। इसी कारण जब कोई हिंसक पशु सामने आता है तो उससे निगाहें टकराते ही वह जड़ बन जाता है। इसका कारण हिंसक पशु की चमकीली और तेज युक्त आंखें होती हैं। इस सिद्धांत पर हिप्नोटिज्म में क्रिस्टल बॉल का आविष्कार किया गया। क्रिस्टल बॉल के द्वारा भी पात्र को बहुत जल्दी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। यह क्रिस्टल बॉल लगभग 1.5-2 इंच की अच्छे कांच द्वारा बनाई गई होती है। इसमें छोटा सा हुक भी बना होता है जिसमें डोरा या पतली रस्सी पिरोकर उसे लटकाया जाता है। यह बिलोरी कांच यानी कि क्रिस्टल ग्लास मनोरम एक ठोस गोली होती है। जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना होता है उसे आराम कुर्सी पर शरीर ढीला छोड़कर बैठने के लिए कहा जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि वह ध्यान से एकाग्रचित होकर क्रिस्टल बॉल को देखे। इस प्रकार कुछ ही देर तक देखने के बाद उस पात्र को अपने आप नींद आने लगती है। उसका चेतन मन दुर्बल होने लगता है और अवचेतन मन पर सम्मोहनकर्ता का अधिकार होने लगता है। इस क्रिस्टल बॉल से किसी भी मनुष्य को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि मनुष्य की मानसिक शक्ति से ऊपर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसे शक्तिशाली आखिर बनाया कैसे जाए। हिप्नोटिज्म की शक्ति को आप मांझते जाएंगे वह उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी जितना अभ्यास आप करते जाएंगे। हिप्नोटिज्म के द्वारा आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह केवल मनोरंजन की कला नहीं है। यह दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने इसे जादूगरी या मनोरंजन की कला बना दिया है। वो मंच पर ऐसे ऐसे प्रदर्शन करते हैं जो कि इस कला के माहिर व्यक्ति को शोभा नहीं देते, लेकिन आजकल यह कला तमाशा बनती जा रही है। यह एक जीवन उपयोगी कला है जिससे हम अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं, अपनी डर अपने फोबियाओं को दूर कर सकते हैं, अपने मन में एक नई स्फूर्ति नया आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। इसके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लोगों की छोटी बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हैं, अनेक गोपनीय जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी मनुष्य का भूत वर्तमान और भविष्य बतला सकते हैं। हिप्नोटिज्म मानव के लिए एक अत्यंत लाभदायक कला है, एक वरदान है। प्यारे मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी एक नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।